दोस्तों को नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड समूह गो और उत्तराखंड पीसीएस या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस या उत्तर प्रदेश की जो समूह गो की जो परीक्षाएं होती हैं, वहां पर हिंदी भाषा का अपना एक विशेष रोल रहता है। या फिर ये कहें कि उत्तराखंड जो अभी पटवारी लेखपाल की भर्ती आई है, वहां पर भी हमारे पास 30 नंबर की हिंदी आने वाली है। तो दोस्तों, ये हिंदी के टॉपिक के अंतर्गत यहाँ पर जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हिंदी भाषा का विकास, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हिंदी भाषा का विकास देख पा रहे हैं दोस्तों। और ये लगातार मेरी ये तीसरी वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर, हिंदी भाषा का विकास के ऊपर मेरी तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियोज़ में मैं छोटे छोटे करके आप लोगों के सामने प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं और वहीं से आगे की श्रृंखला को मैं आज की वीडियो में बढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी भी 67% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों। तो उनसे एक ही बात कहूँगा कि यार, इतनी छोटी सी कंजूसी भी अच्छी नहीं है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा मनोबल को बढ़ाइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बढ़ते हैं हिंदी भाषा का विकास भाग 3 के अंतर्गत। जो पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है वो क्वेश्चन है कि सिद्धों की कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें ये जान लेना पड़ेगा कि सिद्ध क्या है। सिद्ध एक संप्रदाय है दोस्तों, जो कि बौद्ध धर्म, आपने सुना है नाम, बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा से, ब्रजयान या वज्रयान भी बोलते हैं, तो वज्रयान शाखा से संबंधित हैं सिद्ध। और ये आपका अगर मैं बात करूं तो इनकी संख्या की यहाँ पर बात की जा रही है कि सिद्धों की कुल संख्या कितनी है। तो ऑप्शन है ए 84, बी 86, सी 82 और डी 88 दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो एग्जैक्ट उत्तर हो जाएगा कि सिद्धों की कुल संख्या कितनी है, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा ए 84। तो क्लियर हो गया है। तो सिद्ध किससे संबंधित थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। सिद्धों की कुल संख्या कितनी है? 84 है। और सिद्ध बौद्ध धर्म की किस शाखा से हैं? तो वज्रयान शाखा से हैं दोस्तों। ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। खुमान रासो के रचयिता हैं। तो खुमान रासो एक अपने आप में महान ग्रंथ है और इसके जो रचयिता हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो खुमान रासो के रचयिता हैं ए सरहप्पा, बी दलपति विजय, सी जगनिक, डी चंद्रबरदाई। तो दोस्तों, जो खुमान रासो के रचयिता हैं वो है दलपति विजय। और खुमान रासो जो ग्रंथ है, इसमें 5000 छंदों का संग्रह है दोस्तों। और ये खुमान जो रासो है, ये पूना लाइब्रेरी में अभी भी इसकी प्रमाणिक प्रति रखी गई है। तो खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय दोस्तों, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। तो नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है जलंधर नाथ, बी मच्छंदर नाथ, सी गोरखनाथ और डी गैनीनाथ, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि जो सिद्ध थे, 84 सिद्ध थे, तो सिद्धों के महासुखवाद का विरोध करने के लिए नागपंथ आए और इन्होंने अपनी रचनाएं की। तो जो नाथ पंथ था, नाथ पंथ जो सामाजिक आडंबर और जो भेदभाव था उनको नहीं मानता था। साथ ही साथ महिलाओं से इनकी दूरी बनी, मतलब महिलाओं को एक भोग की वस्तु नहीं समझते थे ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक किसे माना जाता है? वो माना जाता है गोरखनाथ। और गोरखनाथ ने जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो रचनाएं की, गोरखवाणी नाम से की। तो गोरखवाणी नाम से जो मतलब रचनाएं की हैं, वो किसने की है? नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ जी द्वारा की गई है वो। तो ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नाथों की कुल संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए 10, बी 8, सी 9 और डी 7। तो नाथ 9 से 9, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों।
नाथों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। और यहीं पर एक क्वेश्चन पहले आया था कि सिद्धों की कुल संख्या कितनी थी, तो वो है 84। ठीक है, तो सिद्धों की 84 है और नाथों की 9 है दोस्तों। इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्य समाज के संस्थापक थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कई बार पूछा जाता है पेपरों में। तो आर्य समाज के संस्थापक ए एनी बेसेंट, बी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहूँगा जो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आपका आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों। तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में। और किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या किया गया था कि जो हमारे जो ग्रंथ थे उनका अध्ययन दोबारा से किया जाने लगा और हमारे साहित्य को बचाने का काम किया जाने लगा दोस्तों। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। जबकि राजा राम मोहन राय ने तो क्या किया है? ब्रह्म समाज की स्थापना की है। इसी प्रकार से एनी बेसेंट थी जो आपकी, तो उन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं। विवेकानंद जी हमारे धर्म सुधारक रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये समझ लेना होगा कि अष्टछाप है क्या। ठीक है, जो हमारे ये कह सकते हैं कि भक्तिकालीन कवि थे, उनमें जो मुख्य थे विठलनाथ और वल्लभाचार्य जी थे और उनके पुत्र विठलनाथ थे। तो वल्लभाचार्य जी द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई थी दोस्तों। और वल्लभाचार्य जी और उनके जो पुत्र विठलनाथ थे, उन्होंने 8 कवियों का एक ग्रुप बनाया। 8 भक्तिकालीन गुरुओं का एक कवियों का एक ग्रुप बनाया जो किसकी रचनाएं करते थे? कृष्ण के जीवन पर रचनाएं करते थे। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आप कहेंगे ऑप्शन ही यहाँ पर 1556 ईस्वी में, बी है 1586 ईस्वी में, सी 1566 ईस्वी में और डी 1565 ईस्वी में। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है दोस्तों वो है डी 1565 ईस्वी में। और अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य जी ने की थी। वल्लभाचार्य जी ने की थी। तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नासिकेतु उपाख्यान के रचनाकार हैं। तो नासिकेतु उपाख्यान के जो रचनाकार हैं यहाँ पर ऑप्शन है ए सदल मिश्र, बी लल्लूलाल, सी सदा सुखलाल और डी पंडित दौलत राम। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नासिकेतु उपाख्यान बहुत बार पूछा भी जाता है ये, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों वो है ए सदल मिश्र। सदल मिश्र ने नासिकेतु उपाख्यान लिखी है। जबकि लल्लूलाल ने आपको कल बताया था प्रेम सागर लिखी थी। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि नासिकेतु उपाख्यान ये भी हिंदी भाषा की प्रथम रचनाओं में से एक है, नासिकेतु उपाख्यान दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? ऑप्शन ए है देश विशेष से, बी लोक विशेष से, सी क्षेत्र विशेष से, डी जाति विशेष से। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंचलिक रचनाएं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र विशेष से। आंचलिक रचनाएं जो संबंधित होती हैं वो किसी क्षेत्र विशेष की होती हैं। उस क्षेत्र के सामाजिक ताना बाना, रहन सहन, खाना पीना जो भी होता है, जो उसके मतलब अवगुण होते हैं, जो सद्गुण होते हैं, उस क्षेत्र विशेष के ताने बाने को कहानी रूप दिया जाता है और वो आंचलिक रचना कहलाती है दोस्तों। जैसे फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल उपन्यास था, तो आंचलिक रचना के अंतर्गत आता है दोस्तों वो। ठीक है, तो आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हो जाएंगी? क्षेत्र विशेष से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बनारसी दास। तो क्वेश्चन क्या था कि सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो आप ये कहेंगे डी बनारसी दास ने लिखी थी। दोस्तों ये एक बनारसी दास ने जो अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी उसका नाम था अर्धनाटक। अर्धनाटक। तो अर्धनाटक आत्मकथा किसकी है? तो आप कहेंगे बनारसी दास ने। और बनारसी दास ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। तो अपभ्रंश में जो कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं वो कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है पुष्पदंत,
बी शालिभद्र सूरी, सी स्वयंभू और डी हरिभद्र सूरी। तो दोस्तों जो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के जो प्रणेता हैं वो है आपका पुष्पदंत। तो पुष्पदंत का एक वो भी है आपका महापुराण करके एक रचना है इनकी, महापुराण। तो महापुराण रचना किसने की है? तो वो पुष्पदंत की ही है। तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत, आप याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? जिसने अपभ्रंश में अपनी रचनाएं सुचारू रूप से लिखने की, अपभ्रंश बीच में भाषा आई थी, क्योंकि आपको पता ही है संस्कृत, पाली, प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो चक्र चला था, तो ये अपभ्रंश का जो वाल्मीकि किसे कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पर पुष्पदंत, धनपाल, शालिभद्र सूरी या स्वयंभू। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहा जाता है वो कहा जाता है स्वयंभू को कहा जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। और अपभ्रंश टाइम पर कृष्ण काव्य के प्रणेता जो थे वो थे पुष्पदंत। ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है। तो हिंदी प्रदीप एक, दोस्तों आपको पहले क्लियर हो जाना चाहिए, जो हिंदी प्रदीप है एक पत्रिका थी जो कि प्रयाग से निकलती थी, प्रयाग से, ठीक है। कहाँ से निकलती थी? प्रयाग से। तो हिंदी प्रदीप एक पत्रिका थी जो कि प्रयाग यानी कि इलाहाबाद से निकलती थी, ठीक है। और ये पत्रिका जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी आपका 1877 ईस्वी में, 1877 में। तो 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसके संपादक कौन थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है राधा कृष्ण गोस्वामी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी अंबिका दत्त व्यास और डी लाला भगवान दीन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप के क्या थे, ये यशस्वी संपादक थे। और 1877 में ये पत्रिका प्रयाग से निकलना प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं थे? दोस्तों कल की वीडियो में भी हमने बताया था कि जो सरस्वती जो पत्रिका थी 1900 ईस्वी में निकली थी, ठीक है। और सबसे पहले जो इसके जो संपादक रहे हैं वो श्याम सुंदर दास रहे हैं। उसके बाद 1903 से 1920 तक आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी रहे हैं। और उसके बाद जो रहे हैं श्री नारायण चतुर्वेदी रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए श्याम सुंदर दास ये रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ये भी रहे हैं, श्री नारायण चतुर्वेदी ये भी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, शांति प्रिय द्विवेदी नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा शांति प्रिय द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। तो हिंदी की जो पहली कहानी लेखिका है उसका नाम पूछा जा रहा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अपने आप में, ठीक है। ऑप्शन ए आ रहा है बंग महिला, बी सत्यवती, सी चंद्र किरण और डी चंद्रकांता। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों बंग महिला, ठीक है। राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, राजेंद्र बाला घोष, ठीक है। राजेंद्र बाला घोष एक बंगाली लेखिका थी, लेकिन हिंदी में भी इन्होंने कहानी लिखने का पहली रचना की थी। और वो थी आपकी दुलाई वाली। दुलाई वाली एक कहानी है जो कि हिंदी में पहली मतलब कीर्ति है जो कहानियों की, ठीक है। तो प्रथम हिंदी की महिला लेखिका का नाम क्या है? आप बोलेंगे बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष उसका पूरा नाम है दोस्तों, ठीक है। तो पहली हिंदी की लेखिका कौन हो गई? बंग महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि खड़ी बोली जिसे ठेठ बोली भी बोला जाता है, खड़ी बोली की सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रामधारी सिंह दिनकर, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी मैथिली शरण गुप्त और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास आपने सुना होगा, प्रिय प्रवास ये इन्हीं का एक काव्य संग्रह है अयोध्या सिंह उपाध्याय का, ठीक है। और खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि भी ये माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है।
तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। ए शीला झुंझुनवाला की, बी मैत्रेयी की, सी कुसुम अंचल की, डी गोपाल प्रसाद व्यास की। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है कस्तूरी कुंडल बसे, ये ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा। इसका पूरा नाम है मैत्रेयी पुष्पा। तो मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा एक आत्मकथा लिखी गई है कस्तूरी कुंडल बसे, ठीक है। और जो ये आत्मकथा है ये खुद की नहीं बल्कि एक उपन्यास है, ठीक है दोस्तों। और इस जो कस्तूरी कुंडल बसे में महिला की दीनता और महिला जिस प्रकार से पुरुषों की गुलामी करती है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है, तो आप कहेंगे मैत्रेयी पुष्पा की, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पिछली वीडियोस को भी आप ज़रूर देखते रहिएगा और इसके बाद भी इसका पार्ट 4 भी मैं निकालूंगा, वो कल परसों तक आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।